साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र की श्रृंखला अभी चल रही है, जिसमें कि हम अपने रस सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसकी 2 क्लासेस जो हैं हो चुकी है, जिसमें हमने वक्रोक्ति संप्रदाय के संबंध में जो विभिन्न आचार्यों के मत हैं उनके बारे में हमने जाना, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमने वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक के विचारों को भी जाना। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वक्रोक्ति के भेद के बारे में। आज की क्लास वक्रोक्ति की हमारी यानी वक्रोक्ति सिद्धांत की हमारी आखिरी क्लास होगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वक्रोक्ति के प्रकार कि वे कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 प्रकार होते हैं, यानी आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रकार माने हैं? 6 प्रकार माने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं। फिर इन्होंने इनका नाम क्या है? जो सबसे पहला वक्रोक्ति का प्रकार है वह है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा प्रकरण वक्रता और छठवां प्रबंध वक्रता। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन अब बनने लग गए हैं, तो इस कारण इनका अध्ययन करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ण विन्यास वक्रता क्या होती है। तो यह जो है शब्द पर आधारित वक्रता है। देखिए वर्ण विन्यास से क्या तात्पर्य है? जैसे आप सभी ने डिक्शनरी देखी ही होगी, तो डिक्शनरी या जो शब्दकोश रहता है उसमें क्या होता है, जो वर्ण होते हैं उसके क्रम से वो सारी चीज़ें जो हैं क्या होती है, अरेंज्ड होती हैं। तो इसी तरह वर्ण क्रम के अनुसार जो वक्रता उत्पन्न होती है, मतलब वर्ण क्रम के कारण से, तो वो हो गई आपकी वर्ण विन्यास वक्रता। जैसे कि अनुप्रास अलंकार, तो इसमें एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है ना, तो इस तरह से चमत्कार उत्पन्न होता है। यमक अलंकार, तो इसमें एक शब्द जो है यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है, कनक कनकतः सौगुनी। तो इस तरह कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई, उससे चमत्कार उत्पन्न हुआ, तो वो यमक अलंकार हो गया। अनुप्रास में वर्ण की जो है वर्ण जो है एक से अधिक बार आते हैं, तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इस तरह ये चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो जो आपकी वर्ण विन्यास वक्रता होती है उसे वक्रता का प्राण औचित्य भी कहते हैं। लेकिन इसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि वर्ण विन्यास वक्रता जो होती है वह किस पर आधारित होती है, तो शब्द पर आधारित होती है। आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी वक्रता है जो धातु पर आधारित है, तो कौन सी वक्रता प्रत्यय पर आधारित होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी दूसरी वक्रता है पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता जो है धातु पर आधारित होती है ना, इम्पॉर्टेंट। पद पूर्वार्ध वक्रता के कितने भेद होते हैं? तो 10 भेद माने गए हैं। इसे हम प्रकृति वक्रता भी कहते हैं। तीनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके 10 भेद हैं: रूढ़ि वैचित्र्य, पर्याय, उपचार, विशेषण, संवृत्ति, प्रत्यय, वृत्ति, भाव वैचित्र्य, लिंग वैचित्र्य और क्रिया वैचित्र्य। तो वैसे तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बन जाए तो आपको माइंड क्लिक करना चाहिए, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि वैचित्र्य शब्द जो है इससे 4 शब्द हैं: रूढ़ि, भाव, लिंग और क्रिया। तो ये 4 भेद हो गए। फिर पर्याय उपचार ये एक श्रेणी में रख लो, विशेषण प्रत्यय है ना ये दूसरी श्रेणी हो गई, संवृत्ति वृत्ति तीसरी श्रेणी हो गई। तो इस तरह ये 10 भेद पद पूर्वार्ध वक्रता के भेद माने जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली वक्रता है पद परार्ध वक्रता। ये जो है पद परार्ध यानी पद के बाद में लगने वाला, बाद में क्या लगता है आपका प्रत्यय, तो प्रत्यय पर आधारित होते हैं। इसके 6 भेद हैं: काल वैचित्र्य, कारक वक्रता, वचन वक्रता, पुरुष वक्रता,
उपग्रह वक्रता और प्रत्यय वक्रता। देखिए, आपको इतनी वैसे याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप जो है ये याद जरूर रखिए कि ये प्रत्यय पर आधारित होती है और इसके 6 भेद होते हैं। इसके बाद हमारी अगली वक्रता है वाक्य वक्रता। यह जो है वस्तु पर आधारित होती है। यानी बेसिकली आपको जो याद रखने वाली चीज़ है कि कौन सी वक्रता किस पर आधारित है, यही आपका मेन पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वाक्य वक्रता के 2 भेद होते हैं, सहजा और आहार्या। सहजा से कुंतक ने स्वभावोक्ति का अर्थ ग्रहण किया है। सहज, सहज यानी स्वाभाविक रूप से, और इसे अलंकार्य स्वीकार किया है। अलंकार्य का अर्थ हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो इससे वस्तु का वर्णन किया जाता है। आहार्या के अंतर्गत उपमा आदि अलंकारों का समावेश किया है। इसके बाद जो हमारी अगली वक्रता है वह है प्रकरण वक्रता। इसमें आप जो है प्रकरण और प्रबंध वक्रता, जो हमारी 6वीं वक्रता है वो प्रबंध वक्रता है। तो इन दोनों में जो संबंध है आप उसको पहले समझ लीजिए, तब आपको इसे समझने में आसानी होगी कि एक प्रबंध है, अगर ये बड़ा घेरा जो है प्रबंध है और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं वे प्रकरण हैं। तो जैसे प्रबंध काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य, या फिर आपका जैसे कोई भी उपन्यास ले लो, है ना, तो उपन्यास को किस में विभाजित किए रहते हैं, प्रकरणों में विभाजित किए रहते हैं। यानी प्रकरण क्या हुआ, प्रबंध का एक भाग हुआ। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि संपूर्ण प्रबंध का जो एक अंश होता है, पूरे प्रबंध का एक अंश होता है, उसे हम बोलते हैं प्रकरण। और प्रबंध क्या है, तो सारे प्रकरणों का जो समूह रूप होता है, सामूहिक रूप, वो क्या होता है, प्रबंध। तो प्रबंध वक्रता होता है व्यापक, है ना। तो सबसे व्यापक वक्रता आपकी जो मानी जाती है वह है प्रबंध वक्रता। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रकरण वक्रता में यहाँ पे एक लिखा है, अनेक वाक्यों का समूह क्या कहलाता है, प्रकरण कहलाता है, और संपूर्ण प्रबंध का एक अंश भी प्रकरण होता है। तो ये क्या है, हमने पहले पढ़ा था वाक्य वक्रता। तो वाक्य का जो जो समूह होता है, देखिए ये प्रकरण है, जैसे कि ये प्रकरण है, प्रबंध के अंदर आया प्रकरण, और प्रकरण के अंदर जो होते हैं ना वो हो गए वाक्य। तो वाक्य का जो समूह हो जाएगा वो हो गया आपका प्रकरण, प्रकरण का समूह कहलाया आपका प्रबंध। ठीक है, तो इस कारण से वाक्य वक्रता, प्रकरण और फिर प्रबंध वक्रता, है ना। तो वाक्य कैसे बना, वस्तु पर आधारित होता है, वस्तुओं को मिलाकर। तो आप ऐसे समझिए, वस्तु को मिलाए या शब्द को मिलाए तो बना आपका, यहाँ पे शब्द लिख देती हूँ मैं। देखिए वर्ण होता है, वर्ण विन्यास जो हुआ था उसमें जो आपने शब्द जो है देखा, तो शब्द से क्या बना आपका वाक्य, वाक्य से आपका क्या बना, तो प्रकरण, प्रकरण से आपका क्या बना, तो प्रबंध। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में देखा कि वक्रोक्ति के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, यानी कि 6 प्रकार होते हैं। और ये किसने बताया है, तो आचार्य कुंतक ने बताया है। कौन कौन से प्रकार हैं, वर्ण विन्यास, फिर पद पूर्वार्ध, फिर पद परार्ध। पद पूर्वार्ध यानी पद के पहले वाले, पद परार्ध यानी पद के बाद, है ना। वाक्य वक्रता, प्रकरण और प्रबंध वक्रता। फिर हमने ये भी देखा कि वर्ण विन्यास जो है शब्द पर आधारित है, पद पूर्वार्ध जो है धातु पर आधारित है, पद परार्ध प्रत्यय पर आधारित है, वाक्य जो है वाक्य वक्रता वस्तु पर आधारित, प्रकरण वक्रता ये जो है प्रबंध का एक अंश है, और प्रबंध वक्रता प्रकरण का समूह रूप है। तो इसे आप ना शॉर्ट नोट्स करके बना लीजिए एक कॉलम में, ताकि आपको एक ही बार में ये सारी चीज़ें एक साथ दिख जाएं। तो इस तरह आपके वक्रोक्ति के जो भेद हैं वे समाप्त होते हैं। और अब हम इस क्लास को अंतिम करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने इस सिद्धांत के महत्व का आकलन करते हुए अपना क्या विचार रखा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य काव्य का नहीं है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में कथन देकर पूछा जाता है कि यह विचार किसका है, तो डॉक्टर नगेंद्र के कथन भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा है, भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य काव्य का नहीं है, और काव्य कला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन तो ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत भी नहीं हुआ।
यानी कि डॉक्टर नगेंद्र कहना चाह रहे हैं कि जो आपका वक्रोक्ति सिद्धांत है उसका व्यापक और गहन विवेचन हुआ है ना, और साथ ही यह बहुत ही व्यवस्थित भी है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वक्रोक्ति सिद्धांत व्यवस्थित है, व्यापक है और इसका गहन विवेचन भी हुआ है। फिर बोलते हैं वे कि वास्तव में काव्य के वस्तुगत सौंदर्य का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण केवल हमारे काव्यशास्त्र ही नहीं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी दुर्लभ है। यानी जो हमारा वक्रोक्ति सिद्धांत है उसमें इनका बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है ना, गहन गहन विवेचन हुआ है ना, तो उसमें उन्होंने सूक्ष्मता से एक एक चीज़ को अलग अलग करके समझाया है। तो काव्य के वस्तुगत सौंदर्य का सूक्ष्म विश्लेषण इस सिद्धांत में किया गया है, जो कि बहुत ही दुर्लभ बात है। इन्होंने हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका में यह विचार जो है रखा है। तो इस तरह से आपका वक्रोक्ति सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का समाप्त होता है। तो इस तरह हमने जो है रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो कवर कर लिए हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम इसकी डिटेल्ड क्लास बाद में ला सकते हैं, लेकिन अभी हमारे चैनल पर हम जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही क्रिस्प नोट्स, यानी जो आपको संक्षिप्त तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो और आप जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो टू द पॉइंट चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं अब हम नए टॉपिक के साथ अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।